हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता पढ़ रहे थे, झांसी की रानी। और इस कविता में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई, अर्थात रानी वीरता के भाव से उत्प्रोत, और जिससे उनका इसकी सगाई हुई संबंध हुआ वो वैभवशाली। इनका ब्याह हुआ तो उनकी जोड़ी इस प्रकार लगती थी, महल में खुशियाँ आ गई, और जैसे चित्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जैसे शिव से भवानी मिली, ऐसा इनका अद्भुत मेल था। अब इससे आगे की पंक्तियाँ, तो बुंदेलखंड के लोगों से हमने सुनी ये कहानी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी के मैदान में युद्ध में पराक्रम दिखाने वाली वो कोई और नहीं, रानी लक्ष्मीबाई थी। आगे चलते हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। रानी के आगमन से महलों में खुशियां भर गई और सौभाग्य उसका जाग गया, चारों तरफ आनंद का वातावरण फैल गया। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन समय अपनी गति से चलता रहा और चुपके चुपके काल ने अपने पांव पसारने शुरू की। ये काल अपनी गति के साथ चलता हुआ आगे बढ़ा, और क्या हुआ कि तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी लक्ष्मीबाई जो तीर चलाने का काम करती है, उसको चूड़ियाँ कब तक पसंद आती। बचपन से उसमें वीरता के भाव ओतप्रोत थे, कूट कूट के भरे थे। भला कितने दिन तक चूड़ियाँ पहनती। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई। अब आगे जाकर के एक विकट मोड़ जीवन में आया महारानी लक्ष्मीबाई के, कि उसके पति मारे गए, वो विधवा हुई। विधवा होने का मतलब कि काल को भी दया नहीं आई। शायद ईश्वर कई बार इस प्रकार से निर्दयी बन जाता है कि छोटी सी अवस्था में, विवाह के कुछ समय बाद में ही लक्ष्मीबाई को विधवा का जीवन जीना पड़ा। निसंतान मरे राजा जी। दुर्भाग्य देखिए कि इस रानी लक्ष्मीबाई की कोई संतान भी नहीं थी। राजा निसंतान मरे। रानी शोक समानी थी। पति की मृत्यु से जाहिर सी बात है कि रानी बड़ी व्याकुल हुई, शोक में डूब गई। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड के लोगों से हमने कहानी सुनी कि खूब युद्ध के मैदान में पराक्रम दिखाने वाली वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अगली पंक्तियां देखें। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। अब देखो, डलहौजी अंग्रेज शासन का प्रधान सेनापति था, या शासक था, या गवर्नर था। जब उसको ये पता लगा कि झांसी में जो उसके झांसी के राजा हैं उनका निधन हो चुका है, तो मन में हर्षित हुआ कि अब शायद झांसी पर हम अधिकार कर सकते हैं। झांसी में इस समय हमारा विरोध करने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार का भाव लेकर के डलहौजी अंग्रेज गवर्नर मन ही मन में बड़ा हर्षित हुआ। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, कि महारानी लक्ष्मीबाई के पति के निधन के बाद उसने ये सोच लिया कि अब राज्य हड़प करने का सबसे अच्छा अवसर है, क्योंकि इस समय सत्ता किसी के हाथ में नहीं है, और लक्ष्मीबाई स्वयं एक महिला है, वो हमारा क्या विरोध करेगी। तो सत्ता को हड़पने का इससे ज़्यादा श्रेष्ठ अवसर क्या होगा, ये विचार करके और उसने क्या किया, फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने क्या किया कि झांसी पर अधिकार करने के हिसाब से उस दुर्ग पर, झांसी के दुर्ग पर अंग्रेज अधिकारियों को भेजकर या अंग्रेज सेनानायकों को भेज करके और वहाँ अपना झंडा फहरा दिया। यानी अंग्रेजी शासन की हुकूमत को वहाँ करने की तैयारी कर ली। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब क्योंकि उस समय अंग्रेजी सत्ता का विरोध करने वाला कोई था नहीं, अवसर पाकर के डलहौजी ने अपनी सेनाओं के सहित अधिकार करने का प्रयास किया झांसी पर, और ब्रिटिश राज्य पूरा का पूरा झांसी में पहुंच गया। झांसी पर शासनारूढ़ होने का प्रयास करने लगा। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा ये स्थिति, झांसी के साथ ऐसी विकट स्थिति, क्योंकि उसके पति के निधन के बाद झांसी के ऊपर ब्रिटिश अधिकार होता हुआ देख करके
रानी का मन दुखी हो गया, उसकी आंखें भर आई। झांसी हुई वीरानी थी, ये वीरानी मतलब उसके मन में इस प्रकार से वो सोचती है कि ये लावारिस हो गई है कि झांसी को कौन संभाले, ये भाव उसने समझे मन में। तो अश्रुपूर्ण रानी ने क्या देखा कि झांसी वीरानी हो चुकी है, यानी उसका कोई मालिक नहीं रहा या वीरान हो चुकी है, उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है या पराई हो चुकी है एक तरह से। अब बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से बुंदेलखंड के लोगों के मुखारविंद से हमने सुना कि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसने अंग्रेजों से डट करके लोहा लिया। आगे की पंक्तियां देखें कि अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। अब देखो, ये अंग्रेजी सत्ताधारी लोग, ये सत्ता लोलुप ऐसे कि निरंकुश शासन करते और ये नीति सम्मत कोई बात उनके सामने करता तो वो सुनते ही नहीं। ये कोई शासकों की, कोई हमारे हिंदुस्तानी राजाओं की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। व्यापारी बन दया चाहता तब जब वह भारत आया। भारत के अंदर अंग्रेजी हुकूमत ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तो वो व्यापारी बन के आया था, एक दया का पात्र बन करके कि हमें व्यापार करने का अवसर दीजिए, या वो आए थे बहुत ही विनम्र बन करके, दया पर निर्भर होकर के। तो डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। लेकिन धीरे धीरे डलहौजी जैसा आतताई निरंकुश व्यक्ति, जिसने धीरे धीरे क्या किया कि मनमाने कानून बनाने शुरू किए और मनमाने कानून बना करके वो भारतीय राज्यों को हड़पने का प्रयास करने लगा। एक व्यापारी के रूप में जिनका आगमन हुआ, उन्हीं व्यक्तियों ने अपनी सत्ता लोलुपता के कारण, मदांधता के कारण हिंदुस्तान के उन राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। और वो देखते देखते कि व्यापार करने वाली कंपनी जो थी उसकी काया पलट हो गई, क्योंकि सब उसके अधीन होने लगे। कुछ लोग तो बिना विरोध के ही अंग्रेजी सत्ता को स्वीकार करने लगे। विकट स्थिति थी। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, अपने पैरों की ठोकरों में रखा राजा हो चाहे नवाब। डलहौजी ने अपनी सत्ता के मद में हमारे हिंदुस्तान के राजाओं नवाबों उन सब की सत्ताओं को अपने अधीन कर लिया और उनको ठोकर मारने लगे, यानी उनके साथ अन्यायपूर्ण आचरण करने लगे। रानी दासी बनी है, यानी जो हम स्वयं राज करने वाले रानी की तरह हुआ करते थे यहाँ के लोग, वो तो दासी बन गए और दासी अब महारानी थी। तो दास बन करके हमारे बीच आए थे वो अंग्रेज, उन अंग्रेजों के लिए है, वो अब महाराजा का रूप ले रहे हैं, अर्थात सत्ता उनके हाथ में जा रही है। ये बड़ी विडंबना थी हिंदुस्तान के अंदर, लोगों के अंदर उस समय जागृति का। धीरे धीरे बाद में तो जागृति आने लगी, पहले जागृति का अभाव, तो उस अभाव का उन लोगों ने फायदा उठाया। डलहौजी ने अपनी कूटनीतिक चालों से अलग अलग विधान बना करके, नियम बना करके हिंदुस्तान के लोगों को लूटने का प्रयास किया और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल होने लगा। तो इस प्रकार से बुंदेले हर बोलों के मुँह, बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से हमने सुना एक कहानी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी की महारानी थी जिसने युद्ध के अंदर अद्भुत पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया। अगली पंक्तियां देखो। अंग्रेजी सत्ता ने अब क्या किया, भारत में आने के बाद डलहौजी ने अंग्रेजी शासन के पांव पसारने शुरू किए कि छीनी राजधानी दिल्ली की और लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। कि छीनी राजधानी दिल्ली की राजधानी छीन ली गई, लखनऊ भी बातों बातों में छीन लिया, यानी बिना ज़्यादा प्रयास किए ही लखनऊ भी अपने अधीन कर लिया अंग्रेज़ों ने। पेशवा जी थे वो बिठूर नामक प्रांत में कैदी के रूप में रह रहे थे, उनको कैद कर लिया गया। नागपुर पर भी प्रहार हुआ, नागपुर पर भी अंग्रेज़ों ने घात किया, यानी चारों तरफ से अंग्रेजी सत्ता ने धावा बोल दिया और एकदम से पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेने के प्रयास में लग गए। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन विषाद, इनकी क्या औकात, विषाद तो इनकी कोई सामर्थ्य नहीं था इनका विरोध करने का। तो इस प्रकार से दिल्ली है, लखनऊ है, या फिर हम कह सकते हैं बिठूर है, नागपुर है, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, ये सब पर अंग्रेजी हुकूमत का पासा पड़ने लगा, अर्थात वो अपने अधीन इनको करने लगे। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर भी हुआ था वज्र निपात। वज्र निपात कहते हैं कठोर प्रहार, बिजली की तरह टूटना। इतना ही नहीं, सिंध प्रांत है, पंजाब है, ब्रह्म है, इनके ऊपर भी अंग्रेजों ने कुठाराघात किया। इनके ऊपर भी अपनी शक्ति प्रदर्शन के साथ इनको अपने अधीन करने की कुचेष्टा करने लगे और अधीन कर भी लिया।
बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। आप बंगाल देख लो, मद्रास जो वर्तमान चेन्नई कहते हो, इन प्रांतों की भी यही स्थिति थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हमने बुंदेलखंड के लोगों से सुना ये कहानी, लेकिन ऐसी स्थिति में जब सारे प्रांतों को अंग्रेज अपने अधीन करते जा रहे थे, ऐसी स्थिति में उनसे लोहा लेने का जो भाव जगाया वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था। वो वास्तव में सम्माननीय है, वंदनीय है। अब आगे की पंक्तियां देखें आप। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, और सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखार, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। अब अंग्रेजी अत्याचार से हमारे हिंदुस्तान की जो रानियां थी या उनके अत्याचार और लूट जो थी, वो हमारे यहाँ रानियां, दास, बेगमें सब उनके अत्याचार से पीड़ित थी। तो उनके लूट और उनकी निर्लजता की एक झांकी इन पंक्तियों में आई है कि वो जो उनके आभूषण थे, मूल्यवान आभूषण या वस्त्र, उनको छीन करके वो कलकत्ता के बाजारों में नीलाम करते थे। इतना ज़्यादा बेहयाई पर अंग्रेज हुकूमत आ गई कि हिंदुस्तान के जो रानियां थी, बेगमें थी या अन्य रानियां थी, उनके वस्त्र आभूषणों को भी वो सरेआम नीलाम करने लग गए, और या फिर नीलाम की सूचना छपा कर उनके अखबारों में भी नीलामी की सूचना छपती। हिंदुस्तानी लोगों या रानियों या महारानियों या बेगमों के वस्त्र और आभूषण सरेआम नीलाम करके हमारे ऊपर एक तरह से बहुत बड़ा प्रहार उन्होंने किया। इस नीलामी में नागपुर के जेवरों, लखनऊ की बेगमों के 9 लाखों हार की बोली की घोषणाएं होती। बेगमों के जो महंगे महंगे हार हुआ करते थे, बेशकीमती कपड़े होते थे, हार होते थे, अन्य वस्त्र आभूषण होते, उनकी सरेआम नीलामी करते थे। और पर्दों में रहने वाली जो नारियां थी, उनकी इज्जत पर खुलेआम परदेशी अंग्रेजों ने धावा बोल दिया था, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लग गए थे। उनकी बेहयाई या उनकी निर्लजता की पराकाष्ठा उस समय फैल गई थी। हर तरह से हिंदुस्तानी लोगों को दबाना, उनको निर्दयतापूर्ण उनके विद्रोह को कुचलना, ये उनकी फितरत बन गई थी। ऐसी स्थिति में तो खुलेआम जब इज्जत तार तार होने लगी तो विरोध के स्वर जानना जरूरी था। तो इस प्रकार से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहते हैं कि फिर भी उनका विरोध करने का साहस जुटाया हिंदुस्तानी लोगों में, जिनमें महारानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और अंत में यही पंक्तियाँ कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलखंड के लोगों से हमने सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी की महारानी थी जिसने युद्ध में पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया। अब इससे आगे वाली पंक्तियाँ। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। अब देखो, अंग्रेजी सरकार का जो अत्याचार और लूट थे, उसमें भारतीय समुदाय के, चाहे वो निर्धन हो या धनी वर्ग हो, चाहे बिल्कुल झोंपड़े में रहने वाले, कुटिया में थी विषम वेदना, वो भी वेदना से ग्रसित थे। और महलों में आहत अपमान, महल में रहने वाले लोग थे, वो भी अपमान से आहत थे। हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के मन में घृणा और प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। इतना अत्याचार, क्योंकि जब अत्याचार की सीमा बढ़ने लगती है तो फिर विरोध जागता है। तो चाहे फिर झोंपड़े में रहने वाला कोई आम व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति हो, या फिर महलों में रहने वाला कोई पैसे वाला हो, वीर सैनिकों के मन में था भी अपने पुरखों का अभिमान। यहाँ के मजदूर हैं, बेगार ये सब जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, ये सब विरोध में आ गए। और वीर सैनिकों के मन में भी अब प्रतिशोध की, क्योंकि हमारे पुरखों का जो स्वाभिमान था वो उनके मन में जाग गया कि अत्याचार उन्होंने कभी सहन नहीं किया। अगर अत्याचारी अपनी अत्याचार से की पराकाष्ठा में पहुंच जाए या अत्याचार को सहन करना मुश्किल हो जाए तो फिर उनका विरोध होना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से यहाँ के मजदूर है, किसान है, धनी है, निर्धन है, सब वर्गों के अंदर असंतोष का भाव जागृत हो गया। और अब जम करके उनसे लोहा लेने का प्रयास उन्होंने करना शुरू किया। आगे कहते हैं कि नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। अब देखो कि नाना साहब धुंधुपंत और पेशवा क्रांति का सामान जुटाने लगे। उनका विरोध करने के लिए अब लोगों को एकत्रित करना प्रारंभ किया, अस्त्र शस्त्र का संचालन करने
और उनकी रण कौशल में सब लोगों को एक साथ जुटाने का प्रयास भी उन्होंने करना शुरू किया। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। अब इस प्रकार स्वतंत्रता रूपी जो महायज्ञ प्रारंभ हुआ, उसमें नाना साहब की जो मुंह बोली बहन कौन थी, लक्ष्मीबाई, उसने युद्ध के लिए घोषणा कर दी। अब रणचंडी का आह्वान, युद्ध का आह्वान उन्होंने कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो जो सोई ज्योति जगानी थी। युद्ध का उन्माद अब मन में छा गया। अब उस अत्याचार, उस अनाचार को सहते सहते इंतहा हो गई, हद हो गई, तो विरोध जाना स्वाभाविक था। उस स्वाभाविकता को देखते हुए लोगों के मन में, चाहे वो किसी प्रकार के व्यक्तियों, निर्धन, अमीर, गरीब, किसान, मजदूर, सबके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार सहते सहते लोगों का अब अंत होने लगा उस अत्याचार को सहन करने का। तब क्या हुआ, चाहे नाना साहब है या फिर उनकी मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई, उन सब ने रणचंडी का आह्वान किया। अब युद्ध के मैदान में उनसे लोहा लेने का भाव उनके मन में जागा। तो इस प्रकार से सोई ज्योति जगानी थी। लोगों की जो भावनाएं अभी तक सोई अवस्था में थी। हम जानते हैं अंग्रेजी हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारिक कंपनी बनकर के हिंदुस्तान में आई थी, लेकिन कहते हैं जहां अवसर मिल जाए उन लोगों को विस्तारवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति और लूट मार की नीति, इस नीति से उन्होंने हिंदुस्तान पे अपना कब्जा जमाना शुरू किया, शासन करना शुरू किया। वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी निर्दयता हद से आगे बढ़ गई, सीमाओं से आगे बढ़ गई, तब विरोध शुरू हुए। और इस प्रकार से सोई ज्योति जगानी थी, जो लोगों में ज्योति भावना सो गई थी उसको जगाना जरूरी था। लक्ष्मीबाई ने इसका लिए प्रयास किया कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला पद देखते हैं कि महलों में दी आग झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। महल हो या झोंपड़ी, हर तरफ से ज्वाला भड़कने लगी, प्रतिशोध और प्रतिरोध की ज्वाला सबके मन में फूटने लगी। अब स्वतंत्रता की ये चिंगारी अंतरात्मा से पैदा हुई। अंदर अंदर घुटन इतनी महसूस हो गई कि अब उस अत्याचार को सहन करना बस की बात नहीं थी। अब तो मुंह तोड़ जवाब देना आवश्यक था और यह चिंगारी अब सुलग चुकी थी। अब तो उसका विस्फोट होना बहुत जरूरी था। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। झांसी, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, हर जगह चिंगारी भड़कने लगी। लोगों में सहन करने की क्षमता समाप्त हो गई। अब मेरठ, कानपुर, पटना में भी भारी धूम मचानी थी। अब मेरठ हो, कानपुर हो, पटना हो, हर स्थान पर विरोध के स्वर फूटने लगे और ये आंदोलन, ये क्रांति अब स्थान स्थान पर फैलने लगी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। चाहे कोई सा ही प्रांत हो, हिंदुस्तान के सभी प्रांत के लोग उनके इस निर्दयतापूर्ण आचरण से खिन्न थे। अब विरोध जागना स्वाभाविक था। तो चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, मेरठ, कानपुर, जबलपुर, कोल्हापुर, हर स्थान से विरोध के स्वर उभरने लगे। लोगों में चेतना जागने लगी, कुछ हलचल उनके अंदर पैदा हुई और ये समझने लगे कि आखिर हम कितने दिन तक ये सब कुछ सहन करते रहें। सहन करने की भी एक सीमा होती है। तो जबलपुर, कोल्हापुर सब इससे अछूते नहीं रहे, वहाँ भी हलचल मच गई। तो इस प्रकार से फिर कवियत्री कहती है कि बूंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के लोगों से हमने कहानी सुनी, क्या कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी महान वीरांगना जिसने हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानी दी, लेकिन युद्ध के उस क्षेत्र में दुश्मन को, शत्रु को पीठ नहीं दिखाई। और रानी ने कितने ही शत्रुओं का अंत करने के बाद अपने प्राणों की आहुति दी। हम तो मानते हैं कि जहाँ रानी की समाधि आज बनी है, उस समाधि में भी जाकर के उस मिट्टी का तिलक लगा करके सीख लेनी चाहिए। ये सीख हमें लेनी चाहिए, जज्बा आज की कम से कम महिलाओं को इस कविता से बहुत अच्छी सीख लेना चाहिए। कहाँ हारने की, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ आपके ऊपर गलत आचरण होता है, आपके ऊपर अत्याचार होता है, उसको सहन मत करिए, उसका प्रतिशोध लीजिए, उस पर उसका प्रतिकार कीजिए, अंदर जज्बा जगाइए, जोश जगाइए, जुनून जगाइए। तो इस प्रकार से उस महारानी लक्ष्मीबाई ने एक सीख दी है। ये हम सब बुंदेलखंड के लोगों से सुनते हैं कि उस महान पराक्रमी महिला का नाम लक्ष्मीबाई था। ये बुंदेलखंड के लोग मर्दों की तरह युद्ध के अंदर अपना भाव दिखाने वाली, अपना जोश दिखाने वाली वो और कोई नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई थी। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने इतना आपको अर्थ बताया। अभी कविता की कुछ पंक्तियाँ और शेष हैं, कल के अध्याय में, कल के टर्न में आपको वो भी करवाएंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा जितनी पंक्तियां मैंने बताई है उनको आप सहजता के साथ पूरे मनोयोग से आप उनको हल करें,
जैसा कल मैंने बताया था, आपने वो किया होगा उनका परिचय कवियत्री का। आज इन पंक्तियों का आपको भावार्थ स्पष्ट करना है। तो एक बार मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।